हाँ ठीक है, चलिए देखते हैं। आज पढ़ रहे हो पदार्थों का पृथक्करण। क्या है? ठीक है, पदार्थों का पृथक्करण का मतलब होता है अलग करना। क्या होता है? बोले तो एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से अलग किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में पूरा डिटेल से देखने वाले। ठीक है ना? तो ये कक्षा 6 की एनसीईआरटी का 5वां चैप्टर है। चैप्टर का नाम है पदार्थों का पृथक्करण। क्या नाम है? हाँ ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले मिश्रण। क्या है? मिश्रण। तो मिश्रण के बारे में देखते हैं। जब कोई वस्तु दो या उससे अधिक पदार्थों से बनी होती है, मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों से जब कोई वस्तु बनी होती है, ठीक है ना? एक शॉर्टकट में कह सकते हो, दो या दो से अधिक पदार्थों से बनी हुई वस्तु को मिश्रण कहते हैं। ठीक है। दूसरा इस प्रकार से, जब कोई वस्तु दो या दो से अधिक पदार्थों से बनी होती है जिसमें से उसके जितने भी अवयव होते हैं उसके किसी भी अवयव का गुण नहीं बदलता है, ठीक है, मिश्रण कहलाते हैं। मतलब जितने भी पदार्थ मिले होते हैं किसी भी पदार्थ का गुण नहीं बदलता, क्या कहलाता है? मिश्रण। समझ में आया? शॉर्टकट में कह सकते हो कि दो या दो से अधिक पदार्थों से बनी वस्तुओं को मिश्रण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शुद्ध पदार्थ। अब देखते हैं शुद्ध पदार्थ के बारे में। ठीक है ना? शुद्ध पदार्थ थे जब किसी पदार्थ के हर गुण, देखिए शुद्ध पदार्थ के बारे में जान रहे हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों से बने वस्तु को मिश्रण कहते हैं। पता है कि नहीं? है ना? तो शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? जब क्या होता है, जब किसी पदार्थ के हर गुण, कई गुण होते हैं, तो किसी भी मतलब जितने भी पदार्थ होते हैं किसी भी पदार्थ का कोई गुण बदलता नहीं है, सभी के सभी गुण विद्यमान या एक जैसे रहते हैं। कैसे रहते हैं? एक जैसे रहते हैं, उसे बोलते हैं शुद्ध मिश्रण। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, शुद्ध मिश्रण के बारे में यह है कि जितने पदार्थ हैं सभी एक जैसे हो, वो होता है शुद्ध मिश्रण। ठीक है। और शुद्ध मिश्रण के तौर पे आता है जल, शुद्ध जल, जिसे बोलते हैं अशुद्ध जल। क्या बोलते हैं? ठीक है ना? आगे देखते हैं हस्तचयन। हस्तचयन का मतलब ये होता है कि क्या है, जब मिश्रण की मात्रा क्या हो, मिश्रण की मात्रा कम हो। जब कोई वस्तु है उसमें मिश्रण की मात्रा कम हो। और हस्तचयन का मतलब ये होता है हाथों से चयन करना। क्या होता है? ठीक ना? बोलो तो हाथों से उठा सको। मिश्रण की मात्रा कम हो और मिश्रण की मात्रा इतना बड़ा हो कि उसको हम हाथों से उठा सकें, हाथों से, उसे हम हस्तचयन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे देख लिया जाए कि एक टोकरी में कई सारे फल रखे हों, एक टोकरी में कई सारे फल रखे हों और उन सबको क्या किया जाए, हाथों से उठा के रख सकें, बीन सके, उसे बोलते हैं हस्तचयन। जैसे दूसरा उदाहरण ऐसे देख लेते हैं कि चावल से कंकड़ उठाना, उठाया जाता है कि नहीं? ठीक है, तो वो होता है हस्तचयन की प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया होती है? समझ में आ रहा है कि नहीं? हस्तचयन पूछा जाए तो उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हो कि हाथों से चयन करना या हाथों से कोई चीज अलग करना, एक मिश्रण से वस्तुओं को अलग अलग करना। ठीक है, जैसे चावल से कंकड़ को हटाना। एक टोकरी में कई सारे फल हैं, जैसे सेब है, संतरा है, केला है, इस प्रकार से दिया गया है, तो सेब को अलग करना, संतरा को अलग, केले को अलग करना। समझ में आया कि नहीं? ये होता है हस्तचयन की प्रक्रिया। उसके बाद क्या दिया है? थ्रेसिंग। क्या दिया गया है? थ्रेसिंग। जो थ्रेसिंग किसे कहते हैं? फसल की डंडियों से अनाज निकालना। जो फसल होता है और फसल की डंडियों से क्या किया जाता है? अनाज निकाल। जैसे गेहूं ही होता है, क्या होता है? गेहूं। उदाहरण के तौर पे देखिए, गेहूं होता है तो गेहूं को क्या किया जाता है? पूरी फसल खड़ी रहती है तो उससे अनाज निकाला जाता है। निकाला जाता है कि नहीं? पहले थ्रेसर तो हुआ नहीं करते थे, आज तो थ्रेसर है, वही उसी से निकाला जाता है ना? पहले मशीनें नहीं हुआ करती थी तो कैसे निकाला जाता था? उसके पहले तो जानवर होते हैं ना, बैल वगैरह होते थे, तो वैसे गंजा दिया जाता था। जैसे आज के समय मटर होता है, मटर निकालते हैं कि नहीं निकालते? है ना? मटर गांद देते हैं तो उसके बाद बैल को दौड़ा देते हैं, दौड़ाते हैं कि नहीं? तो मटर अलग हो जाता है। वही है। अब देखिए, ये जो थ्रेसिंग है, थ्रेसिंग की प्रक्रिया 3 प्रकार से होती है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। एक तो हाथों से करते हैं, दूसरा मवेशियों से। मवेशी मतलब होता है जानवरों से। किससे? और तीसरा होता है मशीनें, आधुनिक मशीनें, जो आजकल के मशीनें प्रयोग की जाती है थ्रेसिंग के लिए, तो वो मशीनें हो गई। 3 प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से? तुम लोगों से पूछा जाएगा थ्रेसिंग की प्रक्रिया कितने प्रकार से की जाएगी, तो तुम लोगों को बताना पड़ेगा 3 प्रकार से। कितने प्रकार की? 3। नंबर 1 होता है कौन से? हाथों से। हाथों से किस प्रकार से होता है? जैसे पहले के समय में होता है, गेहूं को डंडे से पीटा जाता था, अलग किया जाता था, पसोरा जाता था। समझ में आया कि नहीं? और उसके बाद दूसरा उदाहरण ये होता है कि दूसरा प्रकार ये है कि मवेशियों से। मवेशी बोले तो जानवरों से अलग किया जाता था, डंडियों से अनाज को अलग किया जाता था। ठीक है ना? वही थ्रेसिंग की प्रक्रिया है।
तीसरा है कि आधुनिक समय में बोले तो आज के समय में मशीनों द्वारा प्रयोग किया जाता है। किसके द्वारा? मशीन। ऑटोमेटिक भूसा भी अलग कर देगा और अनाज भी अलग कर देगा। समझ में आया कि नहीं? आजकल तो डंडियों का क्या किया जाता है, भूसा भी बना दिया जाता है। और जो धान वाली मशीन होती है वो तो पहले ही अलग कर दे, धान अलग कर देती है, और वो जो उसका डंडी है, डंडी पूरा अलग कर दे, अलग करती है कि नहीं? ये थ्रेसिंग की प्रक्रिया है 3 प्रकार से, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? अवसादन। क्या है? अवसादन के बारे में देखते हैं। किसी मिश्रण में अघुलनशील कणों के तल में बैठने की प्रक्रिया। देखिए कोई मिश्रण है, ठीक है ना, मिश्रण है, मान लीजिए जल है, जल के अंदर रेत है, जल के अंदर क्या है? रेत है या फिर नमक है, ठीक है। तो जल है, जल के अंदर मान लीजिए रेत है, तो क्या है? अघुलनशील, क्योंकि रेत तो घुलता है नहीं, पानी में घुलता है नहीं, घुलता है, ठीक है ना। तो जल है, और जल क्या है? गंदा है, मतलब उसमें मिट्टी है, तो क्या क्या कुछ समय बाद मिट्टी जो है, रेत होती है, बैठ जाती है। तो जल के अंदर जो रेत के नीचे बैठने की प्रक्रिया ही होती है, उसे ही क्या कहते हैं? अवसादन। क्या कहते हैं? समझ में आया अवसादन किसे कहते हैं? मतलब कोई मिश्रण है, मिश्रण में क्या है, जो गंदे पदार्थ होते हैं या कुछ अन्य पदार्थ होते हैं, उसके नीचे बैठने की प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है निस्तारण। जो नीचे बैठे हुई मिश्रण होता है, जो नीचे बैठा हुआ होता है ना, उससे जल को अलग कर दिया जाता है। किसको अलग किया जाता है? जल को, मतलब छान लिया जाता है। वही कहा गया है कि बिना छेड़े हुए। इसमें क्या क्या है? इसमें अवसादित पदार्थ, यह अवसादन हो गया है, मतलब जो मटमैला पदार्थ था वो नीचे बैठ गया है, नीचे बैठ गया है, तो वो उसे बोल के क्या हो गया है? अवसादित हो गया है। क्या हुआ है? अवसादित हुआ है। और जब अवसादित हो गया है तो अवसादित पदार्थ को छेड़े बिना, अब उसको छुओ ना, आराम से उठाओ और पानी को छान लो, वही हो गया है। उसको छेड़े बिना, वही क्या कहा गया है? उसे छेड़े बिना, ठीक है ना, कहा गया। अवसादित पदार्थ को छेड़े बिना क्या है? ऊपर से द्रव को किसी अन्य पात्र में या जो बर्तन होता है उसमें डाल दिया जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो इसे क्या कहते हैं? निस्तारण। क्या कहते हैं? पूछा जाएगा अवसादन किसे कहते हैं, निस्तारण किसे कहते हैं। तो जल के अंदर रेत के नीचे बैठने की प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं, और नीचे बैठे हुए रेत को आसानी से, ठीक है ना, जल को अलग कर दिया जाता है, उसे ही निस्तारण कहते हैं। समझ में आया? चलिए आगे देख लेते हैं। तो अगली हेडिंग क्या है? वाष्पन। क्या है? वाष्पन के बारे में जान लेते हैं कि वाष्पन किसे कहते हैं। जल के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन किसे कहते हैं? जल के वाष्प। वाष्प समझते हो? वाष्प मतलब होता है भाप। क्या होता है? भाप। भाप मतलब गैस। जब जल जो है गैस बनकर उड़ता है या भाप बनकर उड़ता है, उसे ही क्या कहते हैं? वाष्पन। बोले तो जल होता है, जल के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वाष्पन, ठीक है ना। जब कड़ी धूप निकलती है तो खेतों का पानी प्लस जो तालाबों का पानी है, भाप बनकर आसमान में उड़ता है। कहाँ उड़ता है? आसमान में जाता है, तो वही क्या बनते हैं? बादल। क्या बनते हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो जल का भाप में बदलना, वाष्प में बदलना ही वाष्पन कहलाता है। समझ में आया? आगे क्या दिया गया है? संघनन। क्या दिया गया है? जो गैस है, संघनन किसे कहते हैं? गैस का जल में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। अब तो गैस बन गया, ठीक है ना, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? ऊपर जाने के बाद ये जल में बदल जाएगा। किस में बदलेगा? समझ में आए? तो गैस का जल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संघनन। क्या कहा जाता है? समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। आगे है सांद्र विलयन। क्या कहते हैं? पहले तनु विलयन समझ लो, तनु विलयन, ठीक है ना। तनु विलयन किसे कहते हैं? जिस विलयन में हाँ कोई विलयन है। विलयन किसे कहते हैं? अभी मिश्रण भी देखे, विलयन भी। जब किसी पदार्थ में कोई जब पदार्थ होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का मिश्रण विलयन कहलाता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन। जैसे तुमको शरबत बनाना है, क्या बनाना है? उदाहरण के तौर पे पानी लिए, 1 लोटा पानी लिए, उसमें थोड़ी सी चीनी डाल दिए, उसको घोर लिए, मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं? तो ये हो जाएगा तुम्हारा तनु विलयन। क्या हो गया? तनु विलयन। ठीक समझ में आया? जब इसमें उसी उतने ही पानी में उसी शरबत बना है, मीठा कम है, उसी में तो और चीनी लेके, इतनी चीनी और लेके डाल दो, ठीक है, उसको भी घोल दो, वो भी क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। वो भी क्या हो जाएगा? वो भी कौन सा विलयन हुआ? तनु विलयन। कौन सा विलयन? फिर उसमें फिर इतनी चीनी डालो, फिर घोलो, फिर घुलेगा, लेकिन कम घुलेगा, लेकिन वो भी क्या होगा? तनु होगा। इसी तरह डालते डालते एक समय ऐसा आएगा कि उसमें घुलने की क्षमताएं नहीं रह जाएगी, तो वो कैसा कहलाएगा? वो कैसा विलयन कहलाएगा? सांद्र विलयन। कैसा विलयन? चेक कर लेना, डालकर चेक कर लेना, एक स्थिति ऐसी आएगी कि उसमें वो घुलेगा नहीं, घोलते रहोगे घुलेगा
नहीं, जब उसमें नहीं घुलेगा तो वो विलयन कैसा हो जाएगा? सांद्र। कैसा हो जाएगा? तो एक ही हेडिंग से तनु और सांद्र दोनों समझ में आया। ठीक है, तनु का मतलब जब पानी में, हम उदाहरण के तौर पे बताएं, जब 1 बिलियन है, या क्या कहा गया है, जिस बिलियन में और अधिक विलेय पदार्थ, तो विलेय कौन हुआ? जो चीनी है वो विलेय होता है, और बिलियन कौन हुआ? विलायक। जो जल होता है ना, हमने पहले भी बताया है कि सार्वभौमिक, जल को कहा जाता है सार्वभौमिक विलायक। क्या कहा जाता है? ठीक है, जितने भी पदार्थ होते हैं लगभग उसमें मिलने की क्षमताएं रखते हैं, तो उसमें उसी में मिल जाते हैं। समझ में आया? ठीक है, इसलिए उसको सार्वभौमिक विलायक कहते हैं। तो जल जो होता है उसमें तुम चीनी भी मिलाओगे तो मिल जाएगा, नमक भी मिलाओगे, घोलोगे तो मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो ये जल जो होता है विलायक होता है, चीनी जो होता है विलेय होता है। क्या होता है? विलेय। ठीक है ना, जब किसी विलायक में विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो आसानी से मिल जाए, आसानी से मिल जाए तो उसे कहते हैं तनु विलयन। ठीक है ना, और जब किसी विलायक में विलेय पदार्थ को मिलाया जाता है परंतु वो मिलने में बहुत ही कठिनाई से मिलता है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि वो मिलता ही नहीं, तो उसे कहते हैं सांद्र विलयन। क्या कहते हैं? समझ में आया? और यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है, इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना। ठीक है, जो बच्चा उसको नोट करिए।